नमस्कार और स्वागत है हमारी आज की इस चर्चा में। नमस्कार। आज हमारे पास ना कई अलग अलग तरह के स्रोत हैं। थेरेपिस्ट की सलाह है, स्टार्टअप्स पर रिपोर्ट्स हैं, सामाजिक न्याय के मुद्दों पर कुछ लेख हैं, हेल्थ सर्वे हैं और सरकारी योजनाओं के नोट्स भी। काफी कुछ है। हाँ, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन सब अलग अलग धागों को जोड़ कर देखें। मतलब कैसे एक व्यक्ति की भलाई, समाज की तरक्की और हमारे देश का विकास, ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल, एक बड़ी तस्वीर देखने की कोशिश। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले व्यक्तिगत स्तर से शुरू करें। समझें कि सहारा, सपोर्ट सिस्टम और मानसिक शांति कितनी जरूरी है। ठीक है। फिर थोड़ा ऊपर उठकर राष्ट्रीय स्तर पर देखें। भारत में ये जो स्टार्टअप क्रांति चल रही है वो क्या है, और हमारी जो सबसे बड़ी ताकत है, हमारे लोग, हमारी मानव पूंजी, उसके सामने क्या चुनौतियां हैं। उसके बाद समाज के अंदर जो गहरी असमानताएं हैं, लिंग, जाति, समुदाय को लेकर, उन पे बात करेंगे। और ये भी कि उन्हें कम करने के लिए क्या कोशिशें हो रही हैं। अच्छा। और आखिर में जो बुनियादी जरूरतें हैं, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, उनकी क्या स्थिति है, इसका एक जायजा लेंगे। दिलचस्प बात यह है कि ये सब कहीं ना कहीं जाके मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो व्यक्ति से शुरू करते हैं, समर्थन और कल्याण। हाँ, तो स्रोत यही बताते हैं कि एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम, मतलब ऐसे लोग जिन पर आप भरोसा कर सके, वो आपकी तरक्की के लिए, आपके मानसिक सुकून के लिए, कामयाबी के लिए बहुत जरूरी हैं। सही बात है। मुश्किल वक्त में बहुत सहारा मिलता है। हाँ, और ये तनाव कम करने में, मुश्किलें सुलझाने में भी मदद करता है। मैंने भी एक स्टडी के बारे में पढ़ा था, LGBTQ किशोरों पर। हाँ, मैंने भी देखी वो। उसमें यही था कि जिन्हें समाज का साथ मिलता है, उनका आत्मविश्वास ज्यादा होता है, और जिन्हें नहीं मिलता, उनमें डिप्रेशन, चिंता और दूसरे जोखिम वाले व्यवहार, वो सब ज्यादा देखने को मिलते हैं। मतलब ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, इसके असल जिंदगी में गंभीर नतीजे हो सकते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि सहारा या सपोर्ट कई तरह का हो सकता है। जैसे कभी सिर्फ भावनात्मक सहारा चाहिए होता है, कोई बस सुन ले, हमदर्दी जता दे। कभी थोड़ी अमली मदद चाहिए होती है, मान लीजिए पैसों की जरूरत है या किसी काम में हाथ बटाना है। हाँ, प्रैक्टिकल हेल्प। बिल्कुल। फिर जानकारी या सलाह भी एक तरह का सहारा है, कोई आपको सही रास्ता दिखा दे। अच्छा। या फिर कोई आपको आपकी अहमियत बताए, आपका आत्मसम्मान बढ़ाए। और कभी कभी बस किसी का साथ होना, किसी के साथ वक्त बिताना ही काफी होता है। हाँ, वो अपनेपन का एहसास। बिल्कुल। चुनौती ये है कि हम समझें कि हमें किस तरह के सहारे की जरूरत है और क्या हमें वो मिल भी रहा है। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जरूरत के वक्त कोई साथ नहीं होता, अकेलापन लगता है, समझ नहीं आता क्या करें। सही कहा। NCRB मतलब राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े वो बताते हैं कि छात्रों में आत्महत्या के मामले बढ़े हैं, खासकर कोविड के टाइम पे। हाँ, वो बहुत चिंताजनक था। ये दिखाता है कि मानसिक स्वास्थ्य की चुनौती कितनी बड़ी है, और शायद सपोर्ट की कमी भी एक वजह है। हाँ, और सहारा न मिलने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है हमारे दोस्त या परिवार वाले कम हो, या हम उनसे दूर रहते हो। हाँ, या कभी कभी लगता है कि हम दूसरों पर बोझ बन जाएंगे अपनी परेशानियां बताकर। ये भी होता है। शर्म, झिझक, आजकल समाज भी थोड़ा व्यक्तिवादी हो गया है शायद। हाँ, मदद मांगने में हिचक होती है, लगता है कमजोरी है। बिल्कुल। और डर भी लगता है कि पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा, कहीं मना ना कर दे। हाँ, या मजाक ना उड़ाए। हाँ, और ये डिजिटल दुनिया भी अजीब है। हजारों दोस्त होते हैं ऑनलाइन, पर फिर भी आदमी अकेला महसूस कर सकता है। सही बात है। तो सवाल ये है कि करें क्या, इस कमी से कैसे निपटें? देखिए, स्रोत कुछ सुझाव देते हैं। पहला और सबसे अहम है ये पहचानना कि आपको किस तरह के सपोर्ट की जरूरत है। मतलब क्या सिर्फ कोई सुनने वाला चाहिए या कोई प्रैक्टिकल मदद चाहिए? बिल्कुल। दूसरा, अपनी जरूरत को साफ साफ बताना। ये मुश्किल होता है कई बार। हाँ, पर जरूरी है। सिर्फ ये कह देना कि हाँ, आज बहुत काम था, हा, इससे बात नहीं बनती। सही। बेहतर है कहना, आज मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरा, क्या तुम थोड़ी देर बात कर सकते हो? मतलब मैं से अपनी बात कहना। आई स्टेटमेंट। हाँ, ये थेरेपिस्ट भी कहते हैं। तीसरा, अपना नेटवर्क बढ़ाना, नए लोगों से मिलना। कैसे? आजकल तो सब ऑनलाइन है। अरे कई तरीके हैं। कुछ ऐप्स हैं जो सिर्फ दोस्ती के लिए हैं, जैसे बम्बल BFF। अच्छा। हाँ, या फिर कोई क्लब ज्वाइन कर लें, किसी कार्यक्रम में जाएं, वॉलंटियर करें।
ऑनलाइन कम्युनिटीज भी होती हैं, आपकी दिलचस्पी के हिसाब से। एक स्टडी थी कि बुजुर्गों में अच्छी दोस्ती से उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों बेहतर रहती है। ये तो है। और खुद का ख्याल रखना वो भी जरूरी है ना? बहुत ज्यादा। माइंडफुलनेस, ध्यान लगाना, थोड़ी कसरत, पूरी नींद, अच्छा खाना पीना, सेल्फ केयर। बिल्कुल। माइंडफुलनेस से क्या होता है कि आप अपनी भावनाओं को बेहतर समझ पाते हैं, तनाव कम होता है, खुद के प्रति थोड़ी दया आती है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बेहतर होती है, ऐसा पढ़ा था मैंने। हाँ, और अगर इन सब चीजों से भी बात ना बने तो पेशेवर मदद लेने में कोई हर्ज नहीं। थेरेपिस्ट या काउंसलर। हाँ, वो एक सुरक्षित जगह देते हैं अपनी बात कहने के लिए और मुश्किलों से निपटने के तरीके सीखने में मदद करते हैं। आजकल ऑनलाइन थेरेपी भी काफी चलन में है। और मेंटर या रोल मॉडल? वो भी बहुत मददगार हो सकते हैं। अपने अनुभव से रास्ता दिखा सकते हैं, हौसला दे सकते हैं और शायद अपने नेटवर्क से भी जोड़ सकते हैं। ये सब तो व्यक्तिगत प्रयास हुए। क्या सरकारी स्तर पर भी कुछ है? हाँ, भारत में कुछ पहले हैं, जैसे एक हेल्पलाइन है किरण। अच्छा। ये 24/7 टोल फ्री है। जिन्हें भी तनाव, चिंता या कोई और मानसिक परेशानी हो वो यहाँ कॉल कर सकते हैं। ये अच्छी बात है। और एक मनोदर्पण पहल है। ये खास तौर पर छात्रों, उनके परिवारों और शिक्षकों के लिए है, उन्हें मनोवैज्ञानिक सहायता देने के लिए। तो ये तो हुई व्यक्ति की बात। अब थोड़ा देश के स्तर पर आते हैं, स्टार्टअप्स। हाँ, ये आजकल बहुत चर्चा में है। बिल्कुल। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। ये वाकई कमाल की बात है। हाँ जी, आंकड़े बताते हैं कि 1,40,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं। और वो यूनिकॉर्न वाली बात कि हर 20 दिन में एक नया यूनिकॉर्न बन रहा है। हाँ, सुनने में तो यही आ रहा है। मतलब $1 अरब से ज्यादा की वैल्यू वाली कंपनी। यहाँ मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। सही में। और इसका सबसे सीधा और बड़ा असर पड़ा है रोजगार पर। अच्छा। हाँ, जो स्टार्टअप्स DPIIT यानी सरकार के उद्योग विभाग से मान्यता प्राप्त हैं, सिर्फ उन्होंने ही 15.5 लाख से ज्यादा डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट की हैं। 15 लाख? हाँ, और अकेले 2023 में ही करीब 3.9 लाख नौकरियां दी। ये बहुत बड़ी संख्या है। वाकई। और अर्थव्यवस्था में इनका क्या योगदान है? वो भी कम नहीं है। पिछले वित्त वर्ष यानी FY23 में स्टार्टअप्स और उनकी साथी बड़ी कंपनियों ने मिलकर करीब $140 अरब का निवेश किया। $140 अरब? हाँ, जो भारत की कुल GDP का लगभग 4% है। अरे वाह! मतलब ये अब सिर्फ छोटी मोटी नई कंपनियां नहीं रही, ये तो इकोनॉमी का इंजन बन रही हैं। बिल्कुल, यही कहा जा सकता है। तो सवाल ये है कि ये जो जबरदस्त उछाल आया है, इसके पीछे वजह क्या है? क्या चीजें हैं जो इसे ड्राइव कर रही हैं? देखिए, स्रोत कई बातें बताते हैं। एक तो है डिजिटल क्रांति। हाँ, इंटरनेट, स्मार्टफोन। बिल्कुल, डिजिटल इंडिया जैसी सरकारी पहलों ने इसे और बढ़ावा दिया। दूसरा, हमारे पास युवाओं की एक बहुत बड़ी आबादी है। हाँ, 65% लोग 35 से कम उम्र के। सही। और हर साल 15 लाख से ज्यादा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट निकलते हैं। नई शिक्षा नीति भी अब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन पर जोर दे रही है। अच्छा, फंडिंग का क्या सीन है? पैसा कहाँ से आ रहा है? फंडिंग इकोसिस्टम भी अब पहले से काफी मैच्योर हो गया है। सरकार की तरफ से भी काफी मदद है। जैसे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड है, छोटे स्टार्टअप्स को शुरुआती पैसा देने के लिए। सिडबी का फंड ऑफ फंड्स है। अटल इनोवेशन मिशन है, जो इनोवेशन को बढ़ावा देता है। और सरकारी नीतियां, नियम कानून, उनमें भी सुधार किए जा रहे हैं। स्टार्टअप्स के लिए काम करना आसान बनाया जा रहा है। इंक्यूबेशन सेंटर्स खुल रहे हैं। कुछ खास सेक्टर्स में भी तेजी दिख रही है ना, जैसे स्पेस टेक। हाँ बिल्कुल, जब से सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को स्पेस में आने दिया है, काफी हलचल बढ़ी है। स्काई रूट एरोस्पेस ने अपना विक्रम एस रॉकेट लॉन्च किया। हाँ, वो बड़ी खबर थी। बिल्कुल। फिर देश के अंदर ही मांग बढ़ रही है। हमारा घरेलू बाजार बहुत बड़ा है। सही। और बड़ी कंपनियां भी अब स्टार्टअप्स के साथ मिल रही हैं। हाँ, ये भी एक ट्रेंड है। रिलायंस का जियोजेनिक्स प्रोग्राम है। टाटा ने 1mg जैसी हेल्थ टेक कंपनी को खरीदा। ये तालमेल दोनों के लिए फायदेमंद है। लेकिन सिर्फ अच्छी बातें तो नहीं होंगी, चुनौतियां भी होंगी। बिल्कुल हैं। ऐसा नहीं है कि सब आसान है। हाल में फंडिंग विंटर की बात चली थी। हाँ, कि पैसा मिलना मुश्किल हो गया है थोड़ा। हाँ, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता का असर पड़ा है। फिर नियम कानून का पालन करना, वो भी कई बार स्टार्टअप्स के लिए बोझ बन जाता है। और स्केल करना, बिजनेस को बड़ा बनाना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। आंकड़े डराने वाले हैं। कहते हैं कि करीब 90% भारतीय स्टार्टअप पहले 5 साल में ही बंद हो जाते हैं। 90%? क्यों? कई वजह हैं, लेकिन एक बड़ी वजह है कि वो अपने ऑपरेशन को, अपने बिजनेस को बड़े पैमाने पर फैला नहीं पाते। एक और बात है डीप टेक इनोवेशन,
मतलब बहुत ही नई और गहरी तकनीक वाले आइडियाज में हम शायद अभी थोड़ा पीछे हैं। अच्छा, और क्या ये तरक्की पूरे देश में है या कुछ शहरों तक ही सीमित है? ये भी एक मुद्दा है। ज्यादातर विकास कुछ बड़े शहरों जैसे बैंगलोर, दिल्ली, एनसीआर, मुंबई यहीं तक सिमटा हुआ है। क्षेत्रीय असमानता है। और टैलेंट को रोक कर रखना, ब्रेन ड्रेन। हाँ, वो भी एक चुनौती है। अच्छे काबिल लोग कई बार बेहतर मौकों के लिए विदेश चले जाते हैं। तो ये सब हमारी मानव पूंजी, मतलब हमारे पढ़े लिखे हुनरमंद लोगों से कैसे जुड़ता है? वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी कोविड के असर पर। हाँ, उस रिपोर्ट ने बताया था कि कैसे महामारी ने मानव पूंजी को, खासकर बच्चों और युवाओं की पढ़ाई और भविष्य की कमाई को नुकसान पहुंचाया। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम और मानव पूंजी का क्या लिंक है? सीधा लिंक है। देखिए, स्टार्टअप्स को फलने फूलने के लिए लगातार अच्छे स्किल्ड लोगों की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो हमें सिर्फ कॉलेज से निकलकर नौकरी दिलाने यानी पारंपरिक प्लेसमेंट पर फोकस करने से आगे सोचना होगा। मतलब शिक्षा, उद्यमिता यानी अपना काम शुरू करने की सोच और रोजगार, इन तीनों को जोड़कर देखना होगा। अच्छा। एक अंदाजा है कि अगर हमारे सिर्फ 5% ग्रेजुएट भी उद्यमिता चुने, अपना स्टार्टअप शुरू करें, तो क्या होगा? तो हर साल 50,000 नए स्टार्टअप बन सकते हैं। सोचिए कितनी नौकरियां पैदा होंगी। 50,000 हर साल? हाँ, तो हमें इस पूरे चक्र को देखना होगा, सिर्फ एक हिस्से को नहीं। ये बहुत जरूरी बात है। तो ये तो हुई देश के आर्थिक विकास की एक तस्वीर, लेकिन क्या ये विकास समाज के हर तबके तक पहुंच रहा है? यही अगला सवाल है। स्रोत बताते हैं कि तरक्की तो हो रही है, लेकिन समाज में जो गहरी असमानताएं हैं वो अभी भी बनी हुई हैं। योजनाएं इसी पर काम कर रही हैं। इसमें क्या क्या है? इसके दो हिस्से हैं। एक संबल जो सुरक्षा पर केंद्रित है, दूसरा सामर्थ्य जो सशक्तिकरण पर। अच्छा। हाँ, सामर्थ्य में कई पुरानी योजनाएं भी शामिल हैं, जैसे उज्ज्वला योजना जो मानव तस्करी से बचाई गई महिलाओं के लिए है, स्वधार गृह जो मुश्किल में फंसी महिलाओं को आश्रय देता है, और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जिसमें गर्भवती महिलाओं को आर्थिक मदद मिलती है। ये सब जरूरी पहले हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कई बार अलग होती है। न्यायपालिका में ही देख लीजिए। हाँ, वहाँ महिलाओं का प्रतिनिधित्व अभी भी कम है। सुप्रीम कोर्ट में इतिहास में सिर्फ 11 महिला जज हुई हैं, और निचली अदालतों में भी आंकड़ा सिर्फ 30% के आसपास है। सही। खेलों में भी देखिए। भारतीय कुश्ती संघ WFI में जो यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हाल में, हाँ, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। एक RTI से पता चला कि 2010 से 2020 के बीच स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई में ही यौन उत्पीड़न की 45 शिकायतें दर्ज हुई। ये दिखाता है कि समस्या कितनी गहरी है। लेकिन कुछ अच्छी खबरें भी हैं शायद। हाँ हैं, जैसे बाल विवाह में कमी आई है। NFHS 5 का डेटा कहता है कि अब 23.3% महिलाओं की शादी 18 से पहले होती है, जो पहले 26.8% थी। ये सुधार तो है, लेकिन अभी भी लगभग हर चौथी लड़की। हाँ, और पश्चिम बंगाल, बिहार जैसे राज्यों में तो ये 40% से भी ज्यादा है। तो काम अभी बाकी है। ओडिशा की अद्विका पहल सुनी थी मैंने, और वो शादी की उम्र 21 करने वाला बिल भी। हाँ, ये सब उसी दिशा में कदम है। इसी तरह मातृ मृत्यु दर यानी MMR में भी जबरदस्त कमी आई है। हाँ, वो आंकड़ा वाकई प्रभावशाली है। 2001-03 में 301 थी और अब 100 से नीचे आ गई है, 97 पर। बिल्कुल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM का इसमें बड़ा रोल रहा है। हालांकि दुनिया के औसत से हम अभी भी थोड़ा पीछे हैं। अब आते हैं जाति और समुदाय से जुड़े मुद्दों पर। मैनुअल स्कैवेंजिंग, मैला ढोने की प्रथा। हाँ, ये आज भी मौजूद है और इसका सीधा संबंध जाति व्यवस्था से है। ये बहुत ही अमानवीय है। सरकार की नमस्ते योजना इसी को खत्म करने के लिए है। इसमें क्या लक्ष्य है? लक्ष्य है कि सीवर या सेप्टिक टैंक की असुरक्षित सफाई पूरी तरह बंद हो, किसी भी सफाई कर्मचारी की मौत ना हो। इन कर्मचारियों को कोई दूसरा हुनर सिखाया जाए, उन्हें स्वयं सहायता समूहों SHGs से जोड़ा जाए और आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा भी मिले। ये बहुत जरूरी है। एक और बहुत ही वंचित समूह है, विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियां, DNTs। हाँ, ये वो समुदाय हैं जिन्हें अंग्रेजों ने 1871 के एक कानून के तहत जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया था। वो कलंक आज तक उनका पीछा कर रहा है। बिल्कुल। सीड नाम की एक योजना, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs, फरवरी 2022 में शुरू की गई है इन्हीं समुदायों के लिए। इसमें क्या मदद मिलती है? इसमें उनके बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग है, स्वास्थ्य बीमा है, रोजगार शुरू करने या बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद है और घर बनाने के लिए भी सहायता है। भारत की आबादी का करीब 10% हिस्सा इन समुदायों का है। 10%? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। हाँ,
फिर पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा है। पीछे रह गए लोग। हाँ, ये वो मुसलमान हैं जिनके पूर्वज हिंदू धर्म की निचली मानी जाने वाली जातियों से धर्म बदलकर मुसलमान बने थे। ये सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े हैं। और ये अब समावेशी विकास की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि पिछड़ापन कितना जटिल मुद्दा है, जिसे सिर्फ धर्म या सिर्फ जाति के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। LGBTQI+ समुदाय के लिए भी एक अहम खबर थी। हाँ, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC ने कन्वर्जन थेरेपी पर रोक लगा दी है। मतलब वो थेरेपी जिससे यौन रुझान या लैंगिक पहचान बदलने की कोशिश की जाती थी। हाँ, उसे अब NMC ने पेशेवर कदाचार यानी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट माना है। ये एक बड़ा कदम है। और विकलांग व्यक्तियों के स्वास्थ्य का मुद्दा, वहां भी चुनौतियां हैं। WHO की रिपोर्ट बताती है कि विकलांग व्यक्तियों में समय से पहले मौत का खतरा ज्यादा होता है। कई पुरानी बीमारियां होने का खतरा भी दोगुना होता है। और रिपोर्ट कहती है कि इसकी वजह अक्सर रोकी जा सकने वाली होती है। हाँ, मतलब वजह सिर्फ उनकी विकलांगता नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना होना या अनुचित देखभाल जैसे कारक होते हैं। और आरक्षण, EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। हाँ, कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण को बरकरार रखा, जो 103वें संविधान संशोधन से आया था। सरकार का तर्क था कि ये SC, ST, OBC के 50% कोटे से अलग है। हाँ, और ये सामान्य वर्ग के गरीबों के उत्थान के लिए जरूरी है। लेकिन याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि ये इंदिरा साहनी केस 1992 के फैसले के खिलाफ है, जिसमें कहा गया था कि पिछड़ापन सिर्फ आर्थिक आधार पर तय नहीं हो सकता। बिल्कुल, और ये 50% की सीमा का भी उल्लंघन करता है। ये बहस अभी भी जारी है। उधर कर्नाटक में भी OBC आरक्षण को लेकर कुछ बदलाव हुए हैं। हाँ, वहाँ वोकालिगा और लिंगायत समुदायों को OBC के अंदर एक नई श्रेणी, मध्यम रूप से पिछड़े, में डाला गया है। इससे OBC कोटे में उनकी हिस्सेदारी बढ़ सकती है। तो मतलब सामाजिक बराबरी और न्याय के मुद्दे बहुत पेचीदा हैं और लगातार बदलते रहते हैं। बिल्कुल। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, जरूरी सेवाएं, स्वास्थ्य, भोजन, शिक्षा। हाँ जी। स्वास्थ्य में हमने देखा कि IMR और MMR में सुधार हुआ है, लेकिन संक्रामक बीमारियां, वो अभी भी एक बड़ा बोझ है। टीबी को ही लीजिए। हाँ, भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मामले हैं, करीब 28%। सरकार की निक्षय पोषण योजना है जिसमें मरीजों को हर महीने 500 रुपए मिलते हैं पोषण के लिए। लेकिन क्या ये सब तक पहुंच रही हैं? 2021 का डेटा बता रहा था कि सिर्फ 2/3 मरीजों तक ही ये मदद पहुंच पा रही थी। और WHO की रिपोर्ट ने भी कहा कि कोविड की वजह से टीबी की रोकथाम और इलाज पर बुरा असर पड़ा। और दूसरी बीमारियां, खसरा, रूबेला, ये भी बहुत संक्रामक है। टीकाकरण बहुत जरूरी है। पोलियो से भारत मुक्त हो चुका है, लेकिन दुनिया से इसे खत्म करने की कोशिश जारी है। कुष्ठ रोग अभी भी है, हालांकि इसका इलाज आसान है। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, NTDs भी हैं। हाँ, इन पर ध्यान कम जाता है, फंडिंग कम मिलती है। भारत इन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहा है। टाइफाइड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। और स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि दुनिया की आधी हेल्थ फैसिलिटीज में बेसिक साफ सफाई नहीं है। हाँ, WHO यूनिसेफ की रिपोर्ट, ये बहुत चिंताजनक है। इससे करीब 3.85 अरब लोगों को इन्फेक्शन का खतरा है। बाप रे। यहीं पर भारत की वॉश पहलें, यानी पानी, सफाई और स्वच्छता, वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन, महत्वपूर्ण हो जाती हैं। स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन। हाँ, स्वच्छ भारत से गांवों में टॉयलेट कवरेज काफी बढ़ा। बिल्कुल, 93% घरों में 2018-19 तक। ये बड़ी उपलब्धि है। और जल जीवन मिशन हर घर नल से जल पहुंचा रहा है। ये स्वास्थ्य के लिए बुनियादी चीजें हैं। तंबाकू नियंत्रण के लिए भी तो कानून और कार्यक्रम है। हाँ, COTP एक्ट 2003 है और राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम NTCP 2008 से चल रहा है। एक सेसेशन प्रोग्राम भी है जो मोबाइल मैसेज के जरिए तंबाकू छोड़ने में मदद करता है। अच्छा, अब आते हैं भोजन और पोषण पर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI में भारत की रैंकिंग अच्छी नहीं थी। हाँ, 2022 में 121 देशों में 107वें स्थान पर। यह गंभीर स्थिति है। WFP ने तो 2022 को अभूतपूर्व भूख का वर्ष कहा था। और सबसे चिंताजनक बात थी बच्चों में वेस्टिंग। हाँ, ऊंचाई के अनुपात में बहुत कम वजन। ये दर 19.3% भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा थी। खाद्य असुरक्षा भी एक मुद्दा है, मतलब लोगों को पौष्टिक खाना नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल। FAO का अनुमान था कि 2020 में दुनिया में 3 अरब से ज्यादा लोग स्वस्थ आहार नहीं ले पा रहे थे
और इसका करीब 1/3 हिस्सा भारत में था। ओ, राज्यों के स्तर पर भी तो कोई इंडेक्स आता है? हाँ, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI, उसमें बड़े राज्यों में उड़ीसा टॉप पर था। चावल फोर्टिफिकेशन की भी बात चल रही है, चावल में आयरन, विटामिन मिलाना। हाँ, ये पोषण बढ़ाने की एक रणनीति है, लेकिन इसको लेकर कुछ चिंताएं भी जताई जा रही हैं। जैसे कुछ लोगों को डर है कि इससे आयरन टॉक्सिसिटी ना हो जाए, खासकर जिन्हें थैलेसीमिया या सिकल सेल अनीमिया जैसी बीमारियां हैं। ये भी चिंता है कि कहीं लोग बाजरा जैसे प्राकृतिक रूप से पौष्टिक अनाज खाना कम न कर दें और कहीं इसका फायदा सिर्फ कुछ बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को ही ना मिले। पोषण अभियान भी तो चल रहा है। हाँ, पोषण अभियान और अब पोषण 2.0, इनका लक्ष्य है बच्चों में ठिगनापन, स्टंटिंग, अल्प पोषण और खून की कमी एनीमिया को कम करना। पोषण वाटिका जैसे पहले भी हैं, जहां स्कूलों, आंगनवाड़ियों में सब्जियां उगाई जाती हैं। ये अच्छी पहल है। अब आखिर में शिक्षा पर आते हैं। UDS प्लस रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट 2021-22 की है। कुछ मिलीजुली तस्वीर है। कुल मिलाकर स्कूलों में बच्चों का दाखिला, नामांकन तो बढ़ा है, 25.5 करोड़ हो गया है। ये तो अच्छी बात है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि प्राइमरी कक्षाओं क्लास 1 से 5 में बच्चों की संख्या कम हुई है। अच्छा, क्यों? और स्कूलों की कुल संख्या भी कम हुई है। शायद कुछ प्राइवेट स्कूल बंद हुए या फिर स्कूलों को आपस में मिला दिया गया, स्कूल क्लस्टरिंग। और शिक्षकों की संख्या में भी कमी आई है, करीब 1.89 लाख। ये चिंता की बात है। डिजिटल पहुंच का क्या हाल है? उसमें सुधार हुआ है। अब ज्यादा स्कूलों में कंप्यूटर और इंटरनेट है, लेकिन अभी भी अंतर काफी है। करीब 45% स्कूलों में कंप्यूटर हैं और सिर्फ 34% में इंटरनेट। लेकिन एनरोलमेंट रेशियो सुधरा है? हाँ, सकल नामांकन अनुपात यानी GER लगभग सभी स्तरों पर बेहतर हुआ है और लैंगिक समानता सूचकांक GPI 1 से ज्यादा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उस आयु वर्ग में लड़कों के मुकाबले ज्यादा लड़कियां स्कूल में नामांकित हैं। हायर एजुकेशन में भी GPI 1 से ज्यादा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और SC, ST, OBC और विशेष जरूरतों वाले बच्चों CWSN का नामांकन भी बढ़ा है। सरकार की योजनाएं भी तो हैं शिक्षा के लिए, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील। बिल्कुल, सर्व शिक्षा अभियान अब समग्र शिक्षा, मिड डे मील अब PM पोषण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अब नए PM श्री स्कूल भी बन रहे हैं। ये सब कोशिशें हैं शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने की। तो ये सारी बातें सुनकर आज की इस पूरी चर्चा से क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? हमने क्या सीखा? देखिए, एक बात तो साफ है कि व्यक्तिगत स्तर पर सपोर्ट सिस्टम और मानसिक स्वास्थ्य हमारी नींव हैं। हाँ, और इन्हें बनाने के तरीके भी हैं। साफ बात करना, नेटवर्क बढ़ाना, जरूरत पर मदद लेना। बिल्कुल। फिर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम वाकई तेजी से बढ़ रहा है, नौकरियां ला रहा है, आर्थिक विकास कर रहा है। लेकिन चुनौतियां भी हैं। इसे बनाए रखने के लिए मानव पूंजी में निवेश करना होगा, इनोवेशन को बढ़ावा देना होगा और ये देखना होगा कि विकास समावेशी हो। कोविड के असर से उभरना भी है। सही कहा। सामाजिक मोर्चे पर प्रगति तो हुई है, लेकिन लिंग, जाति, समुदाय के आधार पर गहरी असमानताएं अभी भी मौजूद हैं। मिशन शक्ति, नमस्ते, सीड जैसी योजनाएं, कन्वर्जन थेरेपी पर बैन, ये सब जरूरी कदम है, पर लगातार कोशिश करनी होगी। EW आरक्षण जैसी बहस दिखाती है कि ये राह आसान नहीं है। और जहां तक बुनियादी सेवाओं का सवाल है, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा सुधार जरूर हुए हैं। MMR, IMR कम हुआ है, स्कूलों में लड़कियां ज्यादा आ रही हैं। लेकिन पहुंच, गुणवत्ता, बराबरी, ये अभी भी बड़ी चुनौतियां हैं। TB मरीजों तक मदद का ना पहुंचना, GHI में हमारी खराब रैंक, स्कूलों में शिक्षकों की कमी, ये सब यही दिखाते हैं। हाँ, काम अभी बहुत बाकी है। तो आज की चर्चा ना कई गहरे सवाल छोड़ जाती है। जैसे भारत अब अमृत काल में प्रवेश कर रहा है, तो क्या आर्थिक विकास, जैसा हम स्टार्टअप्स में देख रहे हैं, और सामाजिक न्याय यानी समाज की गहरी असमानताओं को दूर करना, क्या ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं?